बच्चों, मैं होमन साहू व्याख्याता फिजिक्स। आज फिर से हम एक 4 अंक वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे और उसको आपको उसके आंसर किस प्रकार लिखना है ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सकें, है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है। एक कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा में 2 दर्पण छात्रों को दिखाया गया, जिसमें एक दर्पण में छात्रों को अपना प्रतिबिंब छोटा तथा दूसरे में बड़ा दिखाई दे रहा था। छात्रों से शिक्षक ने गोली पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन अध्याय पढ़ाते वक्त जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ऐसा है ना। गोली पृष्ठों से प्रकाश का, एक्चुअली ये प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये जो परावर्तन शब्द लिखा हुआ है इसके बदले यहाँ पर अपवर्तन, है ना। मिस प्रिंट यहाँ पर है। तो जो दर्पण जो उन बच्चों को दिया गया था वो दर्पण कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, आपको बताना है। कौन से दर्पण में सदैव आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और आखिरी प्रश्न यहाँ पर है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी के बीच संबंध, है ना। वस्तु की दूरी जो होता है u, प्रतिबिंब की दूरी हो गया आपका v और दर्पण की फोकस दूरी हो गया f। इनमें जो क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। इसके अलावा एक अथवा भी प्रश्न है, उसका भी आपको जवाब देना है। पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि इनके उत्तर क्या होंगे, फिर इस प्रश्न को हम आपको बताएंगे। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं ताकि आपको 4 में 4 अंक कैसे मिलता है ये देखते हैं। कि छोटा प्रतिबिंब दिखाने वाला दर्पण ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। और बड़ा प्रतिबिंब दिखाने वाला दर्पण अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में तीनों प्रकार की स्थिति वैसे निर्मित होती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, बराबर, ये तीनों होता है। अलग अलग स्थितियां होती है, आप लोग पढ़े होंगे 6 स्थितियां होती है। उसके आधार पर प्रतिबिंब का छोटा, बड़ा और उसके बराबर बनना ये हमको क्लियर होता है। उसके बाद का जो प्रश्न था कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो ये होता है F इक्वल टू R/2। मतलब जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसको ऐसा भी लिखते हैं R इक्वल टू 2F, है ना। R इक्वल टू 2F मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। और आखिरी प्रश्न था, है ना। उसके अलावा यहाँ पर उत्तल दर्पण में सदैव आभासी एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखना, है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और छोटा बनने के साथ साथ आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तीनों साइज का बनता है और एक स्थिति में उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है जो आभासी होता है। तो चलिए इसका आखिरी जो प्रश्न था कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, मतलब u, v और f में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन यहाँ पर इस प्रकार से होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। इसको क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है, ठीक है। लेंस मिरर फार्मूला कहते हैं, है ना। आप लोग को ये भी पता होगा कि इस फार्मूला में यदि प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए तो ये दर्पण सूत्र के बदले क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपको इस प्रश्न का जवाब देना है ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सकें। चलिए एक और ऐसे ही प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, 4 अंक वाला ये भी। नेहा ने, है ना, प्रश्न इस प्रकार है, नेहा ने अपना पसंदीदा संगीत सुनने के लिए रेडियो सेट चालू किया, लेकिन पाया कि अभिग्रहण स्पष्ट नहीं था, मतलब साउंड क्लियर नहीं आ रहा था रिसीविंग पर। साथ ही संकेतों का अतिव्यापन भी हो रहा था। संकेतों का अतिव्यापन हो रहा था मतलब हमको कुछ सिग्नल है वो मिक्स आ रहा था, कुछ और आवाजें भी वहां पर आ रही थी। इसलिए उसने सेट में ट्यूनर को तब तक समायोजित किया जब तक कि संगीत स्पष्ट नहीं हो गया, है ना। इस प्रकार जो रेडियो है उसको ट्यून करने पर
हमको साउंड अच्छा नहीं आ रहा था, तो उसको सेट करना पड़ा। तो इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक क्या हैं, है ना? ट्यूनिंग सर्किट होता है एक, तो उस ट्यूनिंग सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, यहां शामिल घटना का नाम बताना है, मतलब किस घटना के कारण ऐसा हो रहा है और किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब नेहा के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों का आपको उल्लेख करना है। चलिए इसका उत्तर हम देखेंगे कि क्या उत्तर इसके सटीक होने चाहिए। चलिए इन प्रश्नों के जवाब क्या होना चाहिए। रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ में जो मुख्य घटक हैं वो आपका होता है कुंडली, है ना, या प्रेरकत्व कहते हैं एल, और दूसरा होता है यहाँ पर संधारित्र, मतलब एक एलसी सर्किट वहां पर होती है। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर एलसी परिपथ बनाते हैं। और तो रेडियो को ट्यूनिंग करते समय जो संभावित घटना यहां पर जो होती है, यह है अनुनाद। अनुनाद या रेजोनेंस की स्थिति यहां पर होती है, जिसके कारण ये घटना संपन्न होती है। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहां पर था, धैर्य, समस्या समाधान क्षमता, और आखिरी में यहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करना है तो हमको उसके कुछ उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये सब जो मूल्य यहां पर नेहा के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इस प्रश्न का जवाब आपको इस प्रकार लिखना है ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सकें, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न है तो बहुत आसानी से आप 4 अंक हासिल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसको समझकर आपको बनाना होगा। ठीक है।